राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कपास के रेशों से किस प्रकार से सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं इसके बारे में बताया था। आज पुनः उन चीज़ों को मैं दोहराती हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो ध्यान से देखना। सबसे पहले काम होता है कोई एकत्रित करना। दूसरा प्रोसेस है गिनिंग, जिसको कहते हैं ओटना। तीसरा प्रोसेस है आपका गट्ठर बनाना। ओटने के बाद जो रेशे तैयार हो जाते हैं उनको आप गट्ठर बनाते हो। चौथा, उसके बाद गट्ठर बनाने के बाद सारे गट्ठरों को एक साथ मिला देते हैं, मिलाने का काम करते हैं। तब धुनाई की प्रक्रिया होती है, कंघी करने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद पोनी बनाते हैं और पोनी से स्पिनिंग का काम करते हैं। स्पिनिंग के बाद वीविंग का काम होता है। अब हम ये आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कपास के रेशों की क्या विशेषताएं हैं, सूती वस्त्र में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी संरचना को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कपास का रेशा सेलुलोज का बना होता है, जिसमें कार्बन 6 भाग, हाइड्रोजन 10 भाग और ऑक्सीजन 5 भाग होता है। मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। ये सेलुलोज का बना हुआ रहता है। प्लांट का रेशा है, पौधे के कोए से निकलता है, जिसमें इसके बीज के चारों तरफ, कपास के बीज के चारों तरफ रेशे लिपटे हुए रहते हैं। इन रेशों में 1/3 भाग तो रेशा होता है बीज में और 2/3 भाग कपास का बिनौला होता है। एक पॉट्स को तोड़ोगे ना तो 2/3 भाग तो आपको बिनौला देखने को मिलेगा और 1/3 भाग आपको कपास देखने को मिलेगा। ये सेलुलोज का बना रहता है, जिसमें 40 से 90% तक का सेलुलोज होता है और 5 से 6%, 8% तक तो सब पानी होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कपास के रेशों का जो बाहरी दीवार होती है उसमें वैक्स नामक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, जो कपास को, जब कपास के रेशे गीली अवस्था में रहते हैं तो इस मोम के कारण, इस वैक्स के कारण ही कपास का रेशा गल नहीं पाता है और सुरक्षित रहता है कोए के भीतर। इसकी लंबाई देखोगे, कपास के रेशों की लंबाई, तो सभी प्राकृतिक रेशों में से सबसे छोटा रेशा होता है कपास। इसकी लंबाई 1/2 इंच से लेकर के 2.5 इंच तक होती है। भारतीय रेशों की लंबाई, जो भारत में कपास पाए जाते हैं, इसकी लंबाई 2.5 इंच तक देखने को मिलती है। अमेरिकन 30 इंच तक, मिस्र वाली 4 इंच तक और जो समुद्री आइलैंड है वहाँ पर 4.5 इंच तक के कपास के रेशे आपको प्राप्त होते हैं। तो सबसे छोटा रेशा हम जो देखते हैं तो वो है भारतीय कपास का। भारत में जो कपास पाए जाते हैं उसकी लंबाई 2.5 इंच तक ही होती है। इसके बाद इसका रंग देखेंगे, कपास के रेशों का रंग, तो कच्ची अवस्था में ये भूरा रंग का होता है, जो कि इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। वही रेशा जब पक जाता है तो सफेद हो जाता है। अगर आपने कपास के पॉड्स को सही अवस्था में, जब वो पक गया है तब नहीं तोड़ के अलग किया पौधों से, तो समय के साथ वो पॉड्स अपने आप फट जाते हैं और उनमें से रेशे बाहर निकल जाते हैं। जब रेशे बाहर निकल जाएंगे तब उसका जो रंग सफ़ेद है वो नहीं रहेगा, बल्कि सूर्य प्रकाश में आने के कारण उसका रंग पीला पड़ जाएगा, या धूल में मिट्टी में मिल जाने के कारण उसका रंग मटमैला हो जाएगा, पीला हो जाएगा, कुछ अलग रंग हो जाएगा। इसके बाद इसकी अगर चमक देखोगे तो कपास के रेशों में चमक का अभाव होता है, लेकिन जब इससे हम वस्त्र तैयार करते हैं तब उसमें मर्सराइजिंग प्रक्रिया के द्वारा चमक लाई जाती है सूती वस्त्रों में। उसके लिए परिसज्जा जब किया जाता है तो चमक लाने के लिए मर्सराइजिंग प्रोसेस के द्वारा, हम परिसज्जा के द्वारा सूती वस्त्रों में हम चमक लाते हैं। प्रत्यास्थता जो देखोगे तो सूती वस्त्रों में प्रत्यास्थता का सख्त अभाव होता है। इसी प्रकार से प्रतिस्कंदता का भी इसमें अभाव होता है। प्रत्यास्थता तो आप जानते हो, अगर किसी भी रेशों को हम खींच दें
है ना, खींचने के पश्चात अगर वो रेशे पुनः अपनी जो मूल लंबाई है उस लंबाई को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेता है तो हम कहते हैं वह रेशा प्रत्यास्थ है। अगर खींचने के पश्चात रेशा वापस अपनी पुनः पुरानी वाली अवस्था में नहीं आ पाता है तो हम समझते हैं कि रेशों में प्रत्यास्थता का अभाव है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कैसे याद रखोगे कि जब आप सूती वस्त्र पहनते हो या सूती की साड़ी हम पहनते हैं या दुपट्टा लेते हैं तो जहां से रेशा तुड़ मुड़ जाता है वहीं पर वही आकार को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसमें पुनः अपने मूल रूप में आने में उसको टाइम लगता है। तो कपास के रेशों में प्रत्यास्थता का भी अभाव है, प्रतिस्कंदता का भी अभाव देखने को मिलता है। मजबूती के क्षेत्र में देखोगे तो कपास का रेशा सभी प्राकृतिक रेशों से सर्वाधिक मजबूत होता है। एवं जब ये पानी में इसको आप गलाते हो, पानी में डालते हो, कपड़ा धोने के लिए डालते हो, तब इसकी मजबूती तो 30% तक बढ़ जाती है और इसको किसी भी तरीके से जैसे आप चाहें, जिस प्रकार के साबुन से चाहें, जिस प्रकार के सर्फ से चाहें उस प्रकार से रगड़ करके आप धो सकते हैं। कूट पीट के धो सकते हैं, पैरों से मसल के धो सकते हैं, डंडे से मार के धो सकते हैं, क्योंकि इसकी मजबूती बेजोड़ होती है। इसके बाद इसमें क्रीज रेजिस्टेंस, सिकुड़न प्रतिरोधकता का इसमें अभाव होता है। मतलब वो जब रेशे सिकुड़ जाते हैं तो जब तक आप उसे धोओगे नहीं, आयरनिंग नहीं करोगे, तब तक वो रेशा के भीतर, वस्त्र के भीतर जो सिकुड़न है वो अपने आप नहीं जाएगा। जबकि पॉलिस्टर का कपड़ा है या नायलॉन का कपड़ा है या आपका सिंथेटिक का कोई भी कपड़ा है, उसको बार बार प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें सिकुड़न पड़ता ही नहीं है। लेकिन सूती कपड़े में आप देखोगे तो जल्दी से जल्दी उसमें सिकुड़ जाता है, कपड़ा सिकुड़न हो जाती है और फिर वो कपड़ा एक दो बार पहनने के बाद जब तक उसको धो करके प्रेस नहीं करोगे तब तक वो पहनने लायक नहीं बचता है। माइक्रोस्कोपिक संरचना इसका अगर देखेंगे सूक्ष्मदर्शी यंत्र में तो हम पाते हैं कि जो कच्चा रेशा होता है कपास का, वह पतली नली की तरह दिखता है, पतली नली की तरह दिखता है और उसके भीतर सैप होता है, तरल पदार्थ होता है जिसको हम सैप बोलते हैं। समय के साथ जब रेशे सूखते हैं, पकते हैं, तो इसके भीतर, ट्यूब के भीतर जो ये सैप है ये सूखता चला जाता है और जो रेशा पतली नली के समान था अब वो चपटा हो जाता है। रेशा कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है। और जो सेल सैप सूखता है तो इसके कारण रेशे घुमे घुमे इस तरह से रिबन की तरह दिखते हैं, ऐठे हुए रिबन की तरह दिखते हैं। घुमा घुमा हुआ जो रिबन रहता है ना उस तरह से दिखाई पड़ता है। सूख जाता है तो रेशा चपटा हो जाता है और इसी ऐठन के कारण इसके भीतर घुमाव आ जाता है, कन्वल्सन्स आ जाता है। और यही कन्वल्सन्स, इससे फायदा वो ये होता है कि जब कभी भी कपास के छोटे रेशों से वस्त्र हम तैयार करते हैं तो ऐठन देने में ये काम आता है ना, स्पिनिंग करने में काम आता है। इसी कारण रेशे एक दूसरे से चिपकते चले जाते हैं और बड़े आराम से छोटे रेशों से भी अविरल लंबाई के धागे आप तैयार कर सकते हैं। तो सूत कातने में इसका काफी उपयोग होता है। अगर परीक्षा में आता है कि सूती रेशे, कपास का छोटा रेशा छोटा होता है, इसके बावजूद भी इससे लंबे वस्त्र तैयार, लंबे धागे तैयार होते हैं। क्यों? इसका एक ही रीजन है, क्योंकि इसके भीतर घुमाव पाया जाता है, ऐठन पाई जाती है और इस ऐठन के कारण रेशे एक दूसरे से चिपकते हुए चले जाते हैं, छिटकते नहीं हैं। जब चिपकेंगे तो लंबे धागे तैयार हो जाते हैं। डायमेंशनल स्थायित्व देखोगे तो इसका ठीक ठीक होता है। विमितीय स्थायित्व इसका ठीक ठीक होता है। इसी कारण जब आप सूती वस्त्र को एक बार फिटिंग का आ जाता है तो जल्दी वो फैलता नहीं है। हाँ, जो नए कपड़े होते हैं वो जरूर पानी में जाने के बाद थोड़े बहुत तक सिकुड़ते हैं, जितना उनको श्रिंक करना होगा उतना ही श्रिंक करेंगे, आगे वो श्रिंक नहीं करते हैं। तो आज मैंने आपको सूती वस्त्र के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या भौतिक विशेषताएं हैं, इस पर मैंने आपको प्रकाश डाला है, बताया है अच्छी तरीके से। तो मैं समझती हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है
तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और परीक्षा के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आता है कि कपास के रेशों के प्राकृतिक रेशों में कपास का रेशा सर्वाधिक मजबूत क्यों होता है? कपास के रेशों में प्रत्यास्थता का भाव क्यों पाया जाता है? कपास के रेशे छोटे होते हुए भी इससे लंबे धागे कैसे तैयार किए जाते हैं, क्यों तैयार हो जाते हैं? कपास की सूक्ष्मदर्शी संरचना किस तरह की होती है? इस तरह से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। ओके, बाय बाय।